हेलो एवरीवन। आज की जो हमारी क्लास है, जो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है फ्रांस की क्रांति। कि फ्रांस में जो क्रांति हुई थी वो कैसे हुई थी, क्यों हुई थी, ठीक है, उसके क्या रीज़न थे। और फ्रांस की क्रांति का विश्व के इतिहास में बहुत अधिक महत्व है। अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ से फ्रांस की क्रांति से, या हम कह सकते हैं नेपोलियन से, एक राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई जो बाद में पूरे यूरोप में फैली, और यूरोप के बाद वो पूरे विश्व में फैली, जो एक राष्ट्रवाद की भावना थी। तो राष्ट्रवाद की भावना का उदय जो है वो फ्रांस की क्रांति से हुआ, ठीक है। तो इसलिए फ्रांस की क्रांति, और ये सबसे पहली क्रांति थी लगभग, ठीक है, इसको हम पहली क्रांति मानते हैं। और जो राजतंत्र के विरुद्ध थी, और इसमें पहली बार एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का नाम लिया गया, या कह सकते हैं उसके बारे में सोचा गया, ठीक है। तो हम इस बारे में बात करते हैं यहाँ पे, फ्रांस की क्रांति। तो क्रांति तो ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे ही, लेकिन हम पहले देखते हैं कि जो फ्रांस की क्रांति थी, तो उस समय वहाँ का समाज कैसा था, फ्रांस का समाज कैसा था जिस समय क्रांति हुई। तो क्रांति के समय या क्रांति के पहले हम कह सकते हैं कि जो फ्रांस का समाज था वो 3 स्टेट्स में बटा हुआ था, ठीक है। पहला था पादरी वर्ग, और दूसरा था कुलीन वर्ग, और तीसरा था जिसमें अगर हम तीसरे को भी 3 भागों में बांटें तो ये इस तरह होगा: बड़े व्यवसायी, व्यापारी, वकील आदि, जो थोड़ा एजुकेटेड लोग थे, पढ़े लिखे थे, जिनके पास कुछ पैसे थे। फिर किसान और कारीगर, और उसके बाद से छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर थे, ठीक है। तो फ्रांस का जो समाज था वो 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। जो वहाँ की सामाजिक व्यवस्था थी, तो ये क्या था कि प्रथम में पादरी, दूसरे में कुलीन, और तीसरे में किसान लोग आते थे, ठीक है। तो अब फिर हम आगे के देखते हैं। जो पहली घटना घटी क्रांति को लेके, ठीक है, वो 14 जुलाई को क्या हुआ कि क्रांति की शुरुआत हुई। क्रांति की शुरुआत कैसे हुई कि 14 जुलाई 1789 को जो फ्रांस की जनता थी, उसके अंदर बहुत सारा गुस्सा था। उसका रीज़न भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारा गुस्सा था, और उसने क्या किया कि जो पेरिस शहर था, पेरिस शहर में एक बास्तील का किला था। गुस्साई हुई भीड़ ने उस बास्तील के किले को तोड़ दिया, जो कि जो वहाँ के राजा थे, ठीक है, उनके जो निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था बास्तील का किला, उसको तोड़ दिया गया, ठीक है। गुस्साई भीड़ ने उसको तोड़ दिया, और वहाँ के वहाँ का जो कमांडर था उसको मार दिया। और उसमें कुछ कैदी थे जो नाम मात्र के ही थे, लेकिन कैदियों को छुड़ा लिया गया, उन्हें रिहा कर दिया गया। और क्या हुआ कि उसको पूरी तरह से तोड़ दिया गया, उसके अवशेष को बाज़ारों में बेच दिया गया। जो लोग उसको यादों के रूप में रखना चाहते थे, ठीक है, उसको बेच दिया गया। तो इस तरह से 14 जुलाई 1789 से क्रांति की शुरुआत हुई, बास्तील किले को तोड़कर। लेकिन ऐसी क्या सिचुएशन बनी, ऐसी क्या स्थितियां बनी कि जिससे लोगों को क्रांति करनी पड़ी, या फ्रांस में क्रांति की शुरुआत हुई। तो 1774 में, ठीक है, 1774 में क्या हुआ कि एक बूर्बो राजवंश था, ठीक है, बूर्बो राजवंश, इसका शासक लुई 16वां था, ठीक है। इसका शासक लुई 16वां, जो 1774 में फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा। फ्रांस में तो राजतंत्र था, ठीक है। तो ये जो बूर्बो वंश का लुई 16वां था, ये 1774 में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। जब इसका राज तिलक हुआ, तो लुई 16वें की जो उम्र थी वो मात्र 20 वर्ष थी। और जो इसका विवाह हुआ था लुई 16वें का, वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट से हुआ था, ठीक है। तो जब इसका राज तिलक हुआ तो इसने देखा कि जो राजकोष था वो खाली था, ठीक है, राजकोष खाली था। और भी बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हुई जिससे जैसे कि महलों के शान शौकत के लिए इसको काफ़ी पैसे खर्च करने होते थे, ठीक है, काफ़ी बड़ा भाग सेना को देना पड़ता था।
और जो इसकी पत्नी थी वो बहुत ज़्यादा जो मेरी थी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा खर्चा करती थी, उसके बहुत फिजूल खर्चे थे। तो इस तरह से और एक घटना और घटी थी कि जो ब्रिटेन के जो 13 उपनिवेश थे अमेरिका में, ठीक है, उनको ब्रिटेन से आज़ाद कराने में, क्योंकि ब्रिटेन और इसकी शत्रुता थी, तो ब्रिटेन से उसको आज़ाद कराने में उसके जो 13 उपनिवेश थे अमेरिका में, इसने बहुत मदद की फ्रांस ने, ठीक है। तो इससे इसका राजकोष एकदम खाली हो चुका था और स्थिति बहुत बुरी हो गई थी। स्थिति इतनी बुरी हो गई थी कि इसने बहुत सारे कर्ज ले रखे थे और उन लोगों ने अब ब्याज लगाना प्रारंभ कर दिया था। तो ऐसी सिचुएशंस हुई जब उन्होंने ब्याज मांगना प्रारंभ कर दिया, तब लुईस सुल्हावे को लगा कि अब हमको जो टैक्स है वो टैक्स बढ़ा देना चाहिए, ठीक है, कर बढ़ा देना चाहिए। अब हम देखते हैं कि कर की क्या व्यवस्था थी। कर की ये व्यवस्था थी, ये जो पादरी और कुलीन वर्ग थे ये कोई टैक्स नहीं देते थे, ठीक है, ये कोई कर नहीं देते थे। जो कर देते थे वो सिर्फ तीसरे स्टेट्स के लोग पूरा कर अदा करते थे, ठीक है। ये वहाँ की सामाजिक व्यवस्था थी, मतलब इन्हीं के टैक्स पे पूरा जो पूरी जो व्यवस्था थी वो चलती थी, यही पूरा टैक्स देते थे और इन दोनों को विशेषाधिकार प्राप्त था और सभी तरह के करों से छूट थी। दूसरी बात, ये जो लोग थे ये राज्य को तो कर देते ही थे, लेकिन पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग भी तीसरे स्टेट्स के लोगों से कर वसूलते थे, मांगते थे, ठीक है, और इसको वो अपना विशेषाधिकार मांगते थे। उनको ऐसा लगता था कि उनका विशेषाधिकार है, ठीक है, और वो कर लेते थे उनसे, और जो सारा कर का बोझ था वो तीसरे स्टेट्स के लोगों पे आ जाता था। अब हम आगे देखते हैं। ये लोग टैक्स देते थे, ठीक है, और जो उस समय जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी उसमें 90% क्या थे, उसमें किसान थे, 90% किसान थे, ठीक है। लेकिन जो वहाँ के 60% जो ज़मीन थी उस 60% ज़मीन पर पादरी वर्ग का अधिकार था, मतलब उन्होंने कब्जा करके रखी थी। जो चर्च था उसके अंडर में वो 60% ज़मीन आती थी। तो वहाँ की व्यवस्था बहुत ख़राब थी, ठीक है, बहुत बुरी हालत थी। जो तीसरे स्टेट्स के लोग थे उनको अपने मालिकों यानी कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग की सेवा करनी पड़ती थी, और अगर वो उनके ऑर्डर के बिना वो उनकी नौकरी छोड़ नहीं सकते थे और वो करने को मजबूर थे, ठीक है। तो ये सब तो चल रहा था, ठीक है। फिर इसी में से जो तीसरा स्टेट्स आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो तीसरा स्टेट्स था इसी में से कुछ लोग पढ़े लिखे थे, ठीक है, बड़े व्यवसायी, व्यापारी, वकील और टीचर, ये लोग जो थे पढ़े लिखे थे, ठीक है। इन्हीं को बाद में उभरता हुआ मध्य वर्ग कहा गया, और इन्होंने व्यापार करके बिजनेस भी कमाया था ये, और जो दुनिया में और जो मतलब चीज़ें घट रही थी उनसे ये परिचित थे। तो इन्होंने क्या किया कि इनके विशेषाधिकार का, किसके विशेषाधिकार का, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के विशेषाधिकार का इन्होंने विरोध करना प्रारंभ कर दिया। किसने किया? जो बड़े व्यवसायी, व्यापारी और वकील, ये लोग जो थे, इनको हम मध्य वर्ग भी कह सकते हैं, ठीक है। ये उभरता हुआ एक मध्य वर्ग था। अब हम आगे देखते हैं। ये 14 जुलाई तक तो हम पहुंच गए थे, ठीक है, लेकिन अब देखते हैं उसके पहले क्या हुआ। तो 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई, ठीक है, 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई। तो अब हम जानते हैं स्टेट जनरल क्या होता था। स्टेट जनरल क्या थी? एक सभा थी, और जब कोई नया कर लागू करना होता था तो इसकी बैठक
बुलाई जाती थी और इसमें तीनों स्टेट्स के लोग अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। ठीक है, यहाँ पे प्रतिनिधि के तौर पर आते थे और यही थी स्टेट जनरल की बैठक। तो जब लुई सोलावे को टैक्स जब लगाना हुआ, अतिरिक्त कर लगाना हुआ, तो उसने स्टेट जनरल की बैठक को बुलाई और उसमें क्या हुआ, 300 मेंबर्स प्रथम वर्ग के गए, 300 दूसरे वर्ग के और 600 तीसरे वर्ग के गए। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि तीनों को, जो तीनों स्टेट्स थे, उनको एक एक मत देने का अधिकार था। अगर ठीक है, उनको एक एक मत देने का अधिकार था, लेकिन इस बार जो तीसरे स्टेट्स के लोग थे, ठीक है, वो काफ़ी पढ़े लिखे थे, इन लोग से ज़्यादा पढ़े लिखे थे, इन लोग से ज़्यादा शिक्षित थे। तो जो तीसरे स्टेट्स के लोग थे, उन्होंने कहा कि इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार हर व्यक्ति को एक मत देने का अधिकार होगा। ठीक है, तो एक वर्ग को नहीं बल्कि हर एक व्यक्ति को एक मत देने का अधिकार होगा। तो राजा ने इसको साफ तौर पर मना कर दिया और जो लोग गए थे, जो तीसरे स्टेट के लोग गए थे, उन्होंने वहाँ से उसका विरोध करना शुरू कर दिया और वो लोग असेंबली के जो स्टेट जनरल की बैठक थी उससे बाहर निकल आए। और फिर क्या हुआ उसके बाद देखते हैं। 20 जून को वो लोग एक टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए, जो तीसरे स्टेट्स के लोग थे, एक टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। ठीक है, और ऐसा कहा कि हमारे हिसाब से ये देश को चलना चाहिए, और उसने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। अब नेशनल असेंबली तो घोषित कर दिया, तो जब राजा को ये बात पता चली तो राजा ने क्रांति को दबाना चाहा। ठीक है, और उस समय फ्रांस में जो महंगाई थी वो भी अपने चरम पर पहुंच गई थी। फ्रांस में बहुत महंगाई चल रही थी और जो पाव रोटी की जो कीमत थी वो आसमान छू रही थी। ठीक है, उस समय का कथन एक बहुत प्रसिद्ध है कि जब राजा रानी की सवारी जा रही होती थी तो लोग उनके पीछे रोटी की मांग करते हुए कि रानी हमको रोटी दे दो, ऐसे जाते थे। तो रानी ने कहा कि अगर रोटी नहीं मिलती है तो ब्रेड खाओ। ठीक है, तो ये कथन बहुत फेमस है, ये उनकी क्रूरता का प्रतीक था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो ये सब सिचुएशंस भी घट रही थी साथ साथ में। फिर 14 जुलाई की बात हमने आपको बताई ही कि क्या हुआ कि ऐसे अफवाह फैल गई कि राजा ने सेना को आदेश दे दिया है और सेना शहर के भीतर घुस गई है और वो सबको गोलियां चला देगी, सब पे गोलियां बरसा देगी। ऐसी बहुत सारी अफवाहें फैली और लोगों में एक बहुत ज़्यादा कह सकते हैं डर, और वहीं बाद में क्रांति का उसी से आगमन हुआ, उसी डर से। और उन्होंने क्या किया कि बास्तील के किले को तोड़ दिया, जो राजा के निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। ठीक है, जब राजा ने देखा कि अब जनता शांत नहीं बैठेगी, जब राजा को ये लग गया कि अब ऐसे बात नहीं बनेगी, कुछ करना पड़ेगा, तो राजा ने क्या किया कि 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। और जब नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी गई तो इसको एक संविधान बनाना था। ठीक है, और इसका जो मेन उद्देश्य था, नेशनल असेंबली का जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि हम राजा की शक्तियों को कम करेंगे या कंट्रोल करेंगे। एक ऐसी व्यवस्था हम बनाएंगे जिसमें राजा ही सब कुछ नहीं होगा, बल्कि राजा को कंट्रोल करने वाली भी कोई चीज़ होगी। ठीक है, तो उसके लिए उसने संविधान, और 1791 तक नेशनल असेंबली ने संविधान का जो प्रारूप था उसको तैयार कर लिया। अब ये तो रहा फर्स्ट पार्ट। उसके बाद हम जैकोबियंस को देखेंगे, जिसको हम आतंक राज भी कहते हैं। ठीक है, डायरेक्टरी शासन देखेंगे, नेपोलियन का उदय देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम सब ये देखेंगे।